बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। सिटी ए 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे और हफ्ते का आगाज़ आपका बहुत अच्छा हो। इसी सिलसिले में प्रोग्राम के आगाज़ में हम हमेशा कोशिश करते हैं एक तो प्रोग्राम का आगाज़ दुआ के साथ हो और एक अच्छे मैसेज के साथ हो। तो हम शामिल करते हैं जी अपना पहला सेगमेंट, जिसमें एक दिन एक नेकी के साथ दुआ भी होगी और एक खूबसूरत सा मैसेज आपकी नज़र। वनसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा मैसेज ये है, देखना अपने आने वाले मेहमानों का इकराम करना। मुझे इस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इज़ा अताकुम, जब तुम्हारे पास किसी कौम का सरदार आ जाए, फ़अक्रिमूहु, उसका इकराम किया करो, उसका इकराम किया करो। तो आज का मैसेज ये है कि अपने बड़ों का इकराम करना सीख लो। आज ये उम्मत इस सुन्नत पर अमल नहीं कर रही, बड़ों का इकराम ख़त्म हो गया, छोटों पे शफ़क़त ख़त्म हो गई, इसीलिए हम इस मुआशरे में ज़लील हो रहे हैं। अल्लाह हमें बड़ों का इकराम करने की और छोटों पर शफ़क़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम आमीन। और इसी के साथ हम अपनी टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलेंगे। और टॉप स्टोरीज़, अच्छी खबर तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन इंतज़ामी हालात शायद थोड़े बेहतर हो जाएं, तो आपको बताते हैं हम अपनी टॉप स्टोरीज़, जिसमें सबसे पहली स्टोरी हमारी गैस बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया जी। शहर में 15 घंटे की गैस लोड शेडिंग पर अमल दरामद शुरू हो गया। शहर लाहौर में डेंगू के वार जारी, मजीद 5 शहरी जाँ भाग, जबकि 217 नए मरीज रिपोर्ट हुए। नई बल्दियाती इंतजाम में इख्तियारात का तयन कर दिया गया। टोल टैक्स वसूली, सब्जी मंडी का इंतजाम बल्दियाती इदारों के स्पुर्द। और सर्दियां आते ही LPG की कीमतें बढ़ गईं, लकड़ी भी 30 से 50% महंगी हो गई। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सर्टिफाइड टू के सीनियर रिपोर्टर शाहिद नदीम सिप्रा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सिप्रा साहब, क्या हाल है आपके? बहुत शुक्रिया जी आपकी तशरीफ आवरी के लिए। और आज की हमारी लीड स्टोरी भी आप ही की खबर है जी। और 15 घंटे ऐसे सुन के दिल को कुछ हो रहा है, लेकिन 2-2 घंटे जो गैस आनी है उसका स्केड्यूल जो जारी किया था, अब उस पर अमल दरामद शुरू हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर वो 2 घंटे या 3 घंटे जो कह रहे हैं कि खाना पकाने के लिए हम देंगे, अगर उस पर भी अमल दरामद कर ले गवर्नमेंट या किसी नॉर्दर्न गैस कंपनी, तो मेरे ख्याल में जो कंज्यूमर्स हैं, जो सार्फिन हैं, उनके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। यहाँ ये सूरत हाल है कि आप ये कहते हैं कि हम नाश्ते में 3 घंटे देंगे, दोपहर में 2.5 घंटे और शाम में 3 घंटे गैस देंगे जी, लेकिन वो उसके बावजूद आती नहीं है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ बिल्कुल ना होने के बराबर है, और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर प्रेशर इंतहाई कम है कि आप गैस का चूल्हा ही नहीं जला सकते। तो मुझे बताएं, इन हालात में क्या होगा? यही हालात होंगे आपके। मैं ये कहता हूँ कि जब आपके मौसम सरमा के आगाज़ पर हमारे वज़ीर आज़म खुद ये कह दें कि गैस की कमी होगी, गैस का बहरान आएगा, तो इसका हमें सामना करना पड़ेगा, और सेनेट के फ्लोर पर खड़े होकर हमारे वज़ीर साहब खुद फरमा दें कि हम 3 वक्त में जो है वो गैस दे सकते हैं, तो मेरे ख्याल में हालात अब गंभीर और होना शुरू हो गए हैं। हमारे यहाँ CNG सेक्टर को बेशक आप बंद कर दें, आप कह रहे हैं कि जनरल इंडस्ट्री को बंद किया जाएगा, बेशक कर दें। मैं ये कहता हूँ कि CNG सेक्टर हमारा हमेशा LNG पे चलता है, जो इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद जनरल इंडस्ट्री हमारी है, वो भी LNG पे चलती है। तो इसमें मेरे ख्याल में बंद करके डोमेस्टिक सेक्टर का ये कहना कि हम घरेलू सार्फिन को अवलीन तरजीह है इसलिए हम इनको बंद कर रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं बनता। अच्छा, इसका जवाब उसकी वजह भी नहीं बनता कि आप LNG इंजेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ आप पैसे बचाने के लिए LNG इंजेक्ट नहीं करें, तो फिर तो शहरी ये कहेंगे महंगी दे दें, लेकिन कम से कम दे तो दें। बिल्कुल ही गायब होने से बेहतर नहीं है
कि थोड़ी सी गैस अवेलेबल तो हो किसी भी काम के लिए? देखें, अभी तक तो हालात को देखा जा रहा है, क्योंकि उस तरह मौसम नहीं आया, गीज़र चल गए हैं बहुत सारे इलाकों में, डिमांड में इजाफा हुआ है। जिस तरह मैंने लास्ट टाइम जिक्र किया कि 235 240 मिलियन पे था, इस वक्त 260 मिलियन लाहौर रीजन जो है उसकी डिमांड आ गई है। कितनी है सप्लाई हमारे पास इसमें को 20-25 जो मिलियन का शॉर्टफॉल है हमारे पास अभी। और अभी आहिस्ता आहिस्ता सर्दी ज्यादा ये होगी जब 300 तक तवक्को की जा रही है, जब 300 क्रॉस करेगा या 300 का हिस्सा ये टच कर लेगा तो फिर लाहौर के इलाके में कुदरती गैस जो हमारे पास मौजूद है इस पर गैस देना नामुमकिन हो जाएगा। अच्छा ठीक है, एक शेड्यूल बना दिया, इसको आपने इम्प्लीमेंट भी करना शुरू कर दिया है, लेकिन इन औकात में भी लोगों को गैस नहीं मिल रही। आपको पता है कि कल हमारे कोटलाखपत एरिया और इस सतारा कॉलोनी के इलाके में जो लोग हैं इन्होंने प्रोटेस्ट किया है। इसी तरह वसनपुरा के इलाका जो है और शादबाग का इलाका है, वहाँ गैस कम होने की वजह से प्रेशर ना होने के बराबर है, वहाँ लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हुकूमत इस बात को देख रही है कि ये एहतजाज शिद्दत कब अख्तियार करते हैं, ये इस बात को देख रही है कि खवातीन बर्तन लेकर कब सड़कों पर आए। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस बात कर रहा हूं। उनको शिद्दत इख्तियार करते हुए एहतजाज से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको लगता है कि लोग सड़कों पर निकल आएंगे तो वो गैस फराहम करना शुरू कर देंगे? देखिए, मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ उन पे इस बात का प्रेशर जरूर आएगा, दबाव आएगा कि एहतजाज हो रहा है, खवातीन जो हैं वो सड़कों पर हैं, बर्तन लेकर एहतजाज कर रही हैं, तो मेरे ख्याल में उस वक्त LNG को ये इंजेक्ट करेंगे और ये मजबूरी होगी। और मैं आज भी कह रहा हूँ, विफाक चाहे कहती रहे कि हमने नेचुरल गैस पे सिस्टम चलाना, नहीं चलेगा। अल्टीमेटली आपको दिसंबर का एंड और उसके बाद जनवरी का जो आगाज होगा इसमें LNG देना पड़ेगी, अदरवाइज फिर किसी भी इलाके में आपके गैस नहीं आएगी। SNGPL देखें, SNGPL को हम जितना मर्जी कहें कि वो आपको गैस नहीं दे रही या वो नहीं दे रही, ठीक है, वो भी जिम्मेदार है। देखिए सिप्रा, उनको जितनी गैस आ रही है उन्होंने वही डिस्ट्रीब्यूट करनी है। असल तो गैस प्रोवाइडर्स जो हैं, जो गवर्नमेंट है उसका मेन स्टेक होल्डर है ना, कि वो डिसाइड करती है कि किस सेक्टर को हमने कितनी गैस देनी है। अब अगर गैस अवेलेबल नहीं है, 15 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और जो बाकी के करीबन 9 घंटे गैस आ भी रही है, उसका प्रेशर इतना कम है कि बेचारे लोग जो हैं वो सफ़र करने पर मजबूर हैं। और फिर दोहरा अजाब ये है कि आपकी लकड़ियों की कीमतों में 30 से 50% इजाफा हो गया, आपकी LPG की कीमत में इजाफा हो गया, मतलब आप ऑल्टरनेट जराए पर भी नहीं जा सकते। देखिए, हमारे यहाँ यही है ना अलमिया, कि कोई जब आफत आती है या कोई कुदरती बहरान आता है या फिर मसनूई तौर पर कोई बहरान आ जाए तो उसका माफिया जो है एक्टिव हो जाता है। उसके साथ साथ माफिया मुतहरिक होने के साथ आवाम के साथ लूट मार शुरू हो जाती है। यहाँ भी यही होगा कि हमारे पास जब गैस नहीं होगी, लोगों ने चूल्हे तो जलाने हैं, लोगों ने खाना तो पकाना है, उसके लिए या LPG पे जाएंगे या फिर आपको लकड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और लकड़ियों की कीमतें 30 से 50% बढ़ जाए, देखा ना, तो 500 रुपए मन से उठाकर आप उसको 800 रुपए तक ले गए। और ये अभी तो मैं कहता हूँ कि नवंबर में तो ये सर्दी है ही नहीं, ये तो मौसम उस तरह चेंज ही नहीं हुआ, आपके गैस की उस तरह डिमांड ही नहीं आई। लेकिन जब दिसंबर का आगाज होगा या दिसंबर का मिड आएगा तो गैस की डिमांड में और इजाफा होगा। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा हम जाते हैं कि हमारे शहर में गैस आती किस तरह है। आपके मोलन वाल पे 2 SMS हैं, सेल्स मीटर स्टेशन है, एक आपका डिफेंस और कैंट के लिए है, उसने उनको सप्लाई देनी है। दूसरा आपका आ रहा है कि आपका ये ठोकर न्याज बेग, उसके बाद नहर की इस वाली साइड, जिस साइड पे हम बैठे हैं कि ये फैसल टाउन, गार्डन टाउन, ये इस वाला टाउनशिप का एरिया जो है इसको फील कर। तीसरा हमारे पास SMS मौजूद है शादरा के पास, जो आपका उधर आपका बदामी बाग और उस साइड शादबाग का इलाका है और हरबजपुर और शुमाली लाहौर का इलाका है। एक चीज़ होती है कि जब गैस प्रेशर के साथ देनी है तो उसके साथ SNGPL कहाँ पर हाथ कम रखती है कि उनका सिस्टम बहुत सीधा है जी। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो दोनों डिपार्टमेंट है, इनके दरमियान भी जंग शुरू हो जाती है। ट्रांसमिशन के पास अगर मौजूद है गैस, वो ट्रांसमिट करना भी चाहे तो डिस्ट्रीब्यूशन आगे कहती है कि आप कम करें, चूँकि बहुत सीधा सिस्टम है, वो उसकी लीकेज जो है वो उनके लाइन लॉसेस बढ़ने का सबब बन जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इन दोनों की जो लड़ाई है उसका अल्टीमेटली नुकसान किसको होता है? कंज्यूमर को होता है। ये भी आएगा। एक तरफ तो चलो गैस नहीं है, वो तो एक छोड़ दे, लेकिन गैस होने के बावजूद उसकी ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन का आपस में मिलाप कराकर आप उसको बेहतर तरीके से ना चला सकें, इसी में SNGPL जो है वो कोताही करती है ताकि उनके लाइन लॉसेज जो है वो नीचे रहें और जितना हदफ उनको ओगरा ने दे रखा है उसके मुताबिक रहें। बात यह है कि 2 महीने में अगर आप गैस सार्फिन को दे दें, और 2 महीने ही होते हैं, इसमें भी आपकी विफाकियत और जनवरी आपने तो खैर नवंबर से ही शुरू कर दिया, लेकिन असल तो दिसंबर और जनवरी में शॉर्टफॉल जो है वो शुरू होता है। देखिए, अब ये कह रहे हैं कि हम लोग 25 तारीख के बाद बंद करने जा रहे हैं CNG सेक्टर को भी और जनरल इंडस्ट्री, इसका फैसला हो चुका है। बाज़ाब्ता तौर पर जो कमेटी है हमारी तवानाई को, वो इसका डिसीजन दे चुकी है
कि 25 के बाद किसी वक्त भी ठीक है। बंद कर अच्छा दें। सिप्रा साहब ये बताइएगा कि लाहौर के अंदर कोई मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ ज़्यादा प्रेशर होगा, लोड शेडिंग ज़्यादा होगी या गैस नहीं आएगी, और कोई इलाके हैं जो थोड़े से बेहतर हालात में रह जाएंगे? देखें, जो टेल एंड है, जिस तरह हमारा ये गुलबर्ग का एरिया है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। इवन जो लाहौर एरिया का ऑफिस है गुरु मांगड़ रोड पे SNGPL, उसके सामने जितनी आबादियाँ हैं या उसके अतराफ में जितनी आबादियाँ हैं, यहाँ पर प्रेशर बहुत डाउन होता है। उसकी क्या वजह है? ये टेल एंड है, मतलब आपकी जो लाइन आ रही है उसका बिल्कुल इख्तिताम है, वो है। इसी तरह वसनपुरा और मिस्री शाह के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो आपका टेल एंड बनता है। वहाँ पर अमर सिद्धू, सतारा कॉलोनी और उसके अतराफ में जो आबादियाँ हैं, यहाँ पर भी आपका टेल एंड बनता है, यहाँ भी लोग इफेक्ट होते हैं। पहले होता था कि कैंट और डिफेंस इफेक्ट होता था, लेकिन उनके लिए जब SMS अलहदा बन गया तो उनका प्रेशर अब उस तरह नहीं होता डाउन जिस तरह माजी में हुआ करता था, आज से 4-5 साल पहले। स्टार्टिंग पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो इलाके? स्टार्टिंग पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे XMD हैं अब्दुल लतीफ़ साहब, उनसे मेरी लास्ट टाइम भी बात हो रही थी, वो भी और प्रोग्राम में भी कई दफ़ा उनसे बात हुई थी। उनका घर EME में है। वो हमेशा कहते थे कि तो वो SMS के करीब है, तो वो आपका मोलन वाल पे SMS हैं। मोलन वाल से जो गैस आपकी आ रही है, तो मेरे ख्याल में ये आपके क्या नाम मुल्तान रोड के अतराफ में या इस साइड से आए तो यहाँ तक जहाँ तक हम बैठे हैं यहाँ तक तो प्रेशर इनका बहुत अच्छा रहता है। सही। उसके बाद जब आप आगे चले जाते हैं धर्मपुरा की तरफ जाएंगे और उससे आगे जब हम क्रॉस करेंगे, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट्स वाले एरियाज हैं ये ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि दिसंबर जैसे ही शुरू होने हैं इनके लिए भी मसाइल शुरू हो जाने हैं। पूरे मुल्क बहरान इस वक्त मौजूद है और लाहौर शहर में 15 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। इसका मतलब कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी फिर इनके पास रीजनिंग भी आ जाएगी सिप्रा साहब कि हमने गैस जम गई है पाइप्स में, वो आगे नहीं जा रही है, गैस अवेलेबल नहीं है। तो ये सिचुएशन गवर्नमेंट के आउट ऑफ कंट्रोल ही नजर आ रही है। लेकिन एक और चीज़ भी आउट ऑफ कंट्रोल है, वो है डेंगू, जो कंट्रोल नहीं हो पा रहा। ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़िन, डेंगू के वार मुसलसल जारी हैं और मजीद 5 शहरी गुज़श्ता 24 घंटों में कल की रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक हुए और 217 नए मरीज रिपोर्ट हुए। सिप्रा साहब, इनसे तो डेंगू भी कंट्रोल नहीं हो रहा, जिसकी एक मॉडल और एक एग्जाम्पल गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मौजूद है कि डेंगू को कैसे कंट्रोल। देखें, उस वक्त हुकूमत काम करती थी इसलिए कंट्रोल होता था। उस वक्त बाहर से माहिरीन को बुलाया गया था और उनसे पूछा गया था, उनसे तजावीज़ ली गई, ट्रेनिंग लेने भी गए, डॉक्टर्स हमारे गए थे, उनसे तजावीज़ ली गई थी और उनको लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का सर्वे करवाकर इस बात की निशानदेही की गई थी कि कहाँ पर मच्छर है और किस नौइयत का मच्छर है जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। तो उस वक्त जो है कौम भी साथ खड़ी थी हुकूमत के। देखें, रियासत जब भी कोई काम करेगी आपकी आवाम आपके साथ खड़ी होगी, लेकिन रियासत अगर खामोश बन जाएगी तो आवाम तो फिर आपके सामने है। उनको वो तो पहले चाहते हैं कि हमारे साथ हमें कुछ ऐसा ना करना पड़े जिसकी वजह से हमें कोई मुश्किल हो जाए। तो डेंगू में भी यही सूरत हाल है कि कबल अज वक्त जो करने वाली चीज़ें थी हमने उनको इग्नोर किया। आज हम बता रहे हैं कि कहीं पर 200 मकामात पर लार्वा बरामद हो रहा है, कहीं पर कह देते हैं 300 मकामात पर हो रहा है, कहीं कह देते हैं कि आपके 200 पेशेंट जो हमें सामने आ रहे हैं। ये गैर मुसद्दका इतलात हैं, ये सरकारी आदाद शुमार है। इससे कहीं ज्यादा आप अपने अजीज व अकारिब में, रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में देखें तो इससे ज्यादा पेशेंट्स हैं। सही कह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो अपने घरों में हैं, जो अपना इलाज मुआवजा कर रहे हैं, लेकिन उनको रिपोर्ट नहीं किया गया। ना ही प्राइवेट जो लेबॉर्ट्रीज हैं जहाँ से वो टेस्ट करवा रहे हैं उनको सामने लाया गया है। इसलिए ये वो टेस्ट हैं जो एक आप जारी कर देते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में कबूतर की तरह आंखें बंद करने के बजाय हमें बढ़ने की अब ज़रूरत है। रियासत की जिम्मेदारियों को निकले। मुझे बताएं कि सूबाई वज़ीर साहिबा की जानिब से कोई एक स्टेटमेंट आई हो या महकमा सेहत की जानिब से कोई एक स्टेटमेंट आई हो पिछले 2-4 हफ्ते में उन्होंने कहा हो कि डेंगू कितना खतरनाक है, कहीं पर आपको कोई फ्लैक्स, कोई बैनर, कोई भी तर्जुमान, कोई भी मुतल्लिका जितने भी लोग हैं वो आकर ये बात कर देते हैं कि जी हमने डेंगू कंट्रोल कर लिया, हमारे पास बेड कैपेसिटी मौजूद है और देखिए हालात बेहतर हो जाएंगे। वो अल्लाह जाने हालात कब बेहतर होंगे। और जब भी हम इंसदाद डेंगू से जितने उनके मेंबर्स हैं या चेयरपर्सन से लेकर तर्जुमान तक बुलाने की कोशिश करते हैं तो पहला रिस्पॉन्स उनका अवॉइड करना है कि हम डेंगू के बारे में बात नहीं करेंगे। इसकी रीजन क्या है? इनसे कंट्रोल नहीं है। मेरी बात सुने, बेड पर लेकर जाने तक मोहलत क्यों आई? उसके जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल सही। पहले तो उनको कानून के कटहरे में लाना चाहिए ना कि आप ये कह रहे हैं कि मरीज बढ़ेंगे तो हमारे पास हमने वार्ड्स भी हैं, हमने फील्ड हॉस्पिटल्स भी बना रखे हैं, बेड्स भी मौजूद हैं। अच्छा ठीक है, आपके पास मौजूद होंगे, जो भी है उसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन हॉस्पिटल तक ले जाने में किसने गफलत बरती, किसकी नाअहली है जिसकी वजह से आज ये हालात हुए कि हर घर में पेशेंट मौजूद है और लोग जो हैं उनका कोई पुरसान हाल नहीं। पैनाडोल आपकी एक ऐसी मतलब दवा है
जो इसके लिए इस्तेमाल होती है वो नहीं है, 10-15 रुपए का एक पत्ता मिल जाता है। फार्मेसीज पर वो नहीं है, मेडिकल स्टोर्स पर वो मौजूद नहीं है, उसकी शॉर्टेज हो चुकी है। तो मुझे बताएं कि आपकी रियासत कहाँ पर खड़ी है? इसका मतलब है कि माफिया के सामने आप घुटने टेक रहे हैं। माफिया जो चाहे जिस तरह मसनूई किल्लत पैदा करे, जिस चीज़ की मर्जी जो करे, आप उसके सामने कुछ नहीं कर रहे। मैं एक बताता हूँ कि हमेशा नारा लगाया जाता है कि तालीम और सेहत के बलबूते पर आप इलेक्शन लड़ते हैं। किसी भी इलाके में जाएं या कोई भी कॉर्नर मीटिंग हो, कोई भी जलसा हो, तो सेहत और तालीम के अलावा वो जलसा इख्तिताम पजीर नहीं होता। और तहरीक इंसाफ के मंशूर में मेन पॉइंट्स में एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है। अब मुझे बताएं कि अच्छा फिर ये ऐसी चीजें हैं जो हर घर में उसकी मजबूरी भी है, उसकी सहूलत वो चाहते भी हैं, उनको मिलनी भी चाहिए। हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, लोग वहाँ जाते हैं, उनको उस तरह तरीके से या उस तरीके से जितना होना चाहिए उस तरह टेस्ट कैपेसिटी हमारे पास नहीं है। और फिर उसके बाद अद्वियात की फ्राहमी की सलाहियत भी मौजूद नहीं है। फिर आप जिस तरह बता रही हैं, मुझे तो नहीं पता था कि ये लोग जो हैं वो फेस करना भी नहीं चाहते, कि मीडिया के सामने भी नहीं आना चाहते। इसका क्या मतलब है कि पसे पुश जो कुछ मुहर्रिकात हैं वो उनके छुपाना चाह रहे हैं। किसी जगह पर आपको स्प्रे होता, मुझे बता दें, दिखाई दिया हो? यही बताने लगी थी कि शहरी मुसलसल कंप्लेन कर रहे हैं कि मच्छर मार स्प्रे नहीं कराया जा रहा उनके एरिया में। ऑल्दो डेंगू केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, उसके बावजूद रिस्पांस नहीं दिया जा रहा। एक नंबर है कोई हेल्पलाइन, पता नहीं वो किसको पता है और कौन उस पर कॉल करता है, उसकी अवेयरनेस भी नहीं दी कि जी हमारे पास ये हेल्प डेस्क मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वो कहीं पैम्फलेट सिर्फ सोशल मीडिया पर ही आपको नजर आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज कहीं और आम शहरी तक की पहुंच से वो दूर है वो जो हेल्थ सेंटर इन्होंने बराए नाम का नहीं। रब्ता हमें करने की जरूरत ही क्या है? उस लाइन को या आप कंप्लेंट नंबर या कुछ दे रहे हैं, उसकी जरूरत ही क्या है? अब तो हर जगह पर मच्छर मौजूद है ना, अब उसकी अफजाइश हो चुकी है, वो परवान चल रहा है। आप किसी जगह पर लार्वा तल्फ करते हैं, अच्छा चले मान लेते हैं जो आप डाटा दे रहे हैं इसमें एड्रेसेस मौजूद होते होंगे, आपके पास ये डाटा मौजूद है कि किस इलाके में कितने केसेस निकल रहे हैं और किस तरह के पेशेंट वहाँ से सामने आ रहे हैं। उसके बावजूद हम लोग जो है खामोश बैठ जाएं तो फिर मेरे ख्याल में तो ये रियासत की जिम्मेदारी है जो उसको वो पूरा नहीं करना चाहती। बेसिकली हमारे पास माजी में देखें खवातीन की टीम्स भी आती थी, आम लोग पर लोग आते थे, फ्रिज का ट्रे चेक करना और गमले जो रखे होते हैं घर में उनका चेक करना, मुख्तलिफ जगहों पे इस बात की अवेयरनेस देना कि किसी जगह में पानी जमा नहीं होना चाहिए, साफ पानी नहीं खड़ा होना चाहिए। अच्छा उसके बावजूद आज कुछ भी नहीं है, कोई अवेयरनेस कैंपेन नहीं। उस वक्त सरकारी महकमे इदारे उनके सरबराहान आपको सड़कों पर नजर आते थे, ना कोई इवेंट होता था, स्कूल्स में सेमिनार, वर्कशॉप, यूनिवर्सिटीज में आप अवेयरनेस चलाते थे। लेकिन फिलहाल अब वो अवेयरनेस से काम आगे बढ़ गया ना, अब डेंगू तो फैलना शुरू हो गया। आपने जैसे कहा कि मच्छर अफजाइश पा गया, अब एहतियात के बाद इस चीज पर फोकस करना होगा कि मच्छरों से बचने के लिए आवाम को कैसे एहतियाती तदाबीर बतानी है। वो तो खुद करनी है, आस्तीन वाले कपड़े पहने, करनी खुद ही है, वो खुद ही करनी है। नहीं गवर्नमेंट क्यों बताएगी? देखें मच्छर से बचने के अच्छा हूँ देखो ना, मच्छर परवान चढ़ गया उस वक्त रियासत की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, फुल आस्तीन वाले कपड़े पहने और रियासत की जिम्मेदारी आगे को खुदा दा खौफ करो, ये सानू ही पता सी आप पे कल आएंगे। ये बात नहीं है। देखिए गवर्नमेंट बेसिकली ये कह रही है कि साढ़े तो ना रहना, बात ये है वो नजर भी आ रहा है। देखें किसी जगह पर आपको संजीदगी का मुजाहिरा करते हुए कोई एक ऑफिसर नजर आया, कोई एक वजीर आपको डेंगू के मामले पर संजीदा होता नजर आया कि हमने किस तरह इसको आगे लेकर चलना है? नहीं, फोटो सेशन को छोड़ दें, अब इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि सर्दी, और मेरे ख्याल में हमें दुआ को होना चाहिए कि सर्दी थोड़ी सी आ जाए, ये सर्दी ही है ताकि मच्छर जो है वो मरे और उसके बाद ये मामला सही हो। हाँ, एक चीज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अंडर कंट्रोल हो गई है, दैट इज कोविड। कोरोना मजीद 2 अफराद की जिंदगी की बाजी हार गया। ये कल की रिपोर्ट थी और आज की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है कि कोई मौत वाकई नहीं हुई है और जो पॉजिटिव रेशो है वो 1.3 हो गई है गुज़श्ता 24 घंटों में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का ही रहमो करम है हम पर कि कोविड कंट्रोल हो गया, वरना ये दोनों चीज़ें एक साथ चल रही होती तो पता नहीं हम पूरे शहर में शहरियों का क्या हाल होता। इसी बात को आगे बढ़ाएंगे और मजीद खबरें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम चलते हैं मौसम की सूरत हाल की तरफ कि महकमा मौसमियात की जानिब से क्या कहा जा रहा है। अल्लाह ताला का रहम अब्रे रहमत जो है वो कब बरसेगी, जिसके बाद डेंगू और स्मॉग जो है उससे शायद हमारी जान छूट जाए। मौसम की अपडेट लेते हैं टुडेज वेदर में। फरीहा हमारे साथ मौजूद हैं। फरीहा बताइएगा शहर लाहौर का मौसम कैसा है?
जी बिल्कुल सिमल, अगर आज मैं आपको शहर लाहौर के मौसम से आगाह करूँ तो लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। महकमा माहौलियात के मुताबिक जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 271 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा है। जबकि जो शहर लाहौर है वो आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1 पर है। फ़ज़ाई आलूदगी से फैलने वाली बीमारियों में जो है वो शहरी मुब्तला हो रहे हैं, जिसमें आंखों का लाल हो जाना, आंखों से पानी का निकलना, स्किन पर एलर्जी हो जाना और सांस लेने में भी जो है वो दुश्वारी पेश आ रही है। जबकि जो डॉक्टर्स हैं वो भी शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का कह रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि शहरी जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से ना निकलें और घरों से निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल करें, ऐनक का इस्तेमाल करें। जबकि जो डॉक्टर की जानिब से है वो हुकूमत पंजाब को जो है वो मसनूई बारिश करने की भी तजवीज़ दी जा रही है, क्योंकि इससे जो है शहर में फ़ज़ाई आलूदगी को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि जो बारिशों का मुकम्मल सिलसिला यहाँ पे शुरू नहीं हुआ, जिसकी वजह से फ़ज़ाई आलूदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। फ़ज़ाई आलूदगी की जो सबसे बड़ी वजह है वो बेहंगम ट्रैफिक और फैक्ट्री एरिया से निकलने वाला धुआं है, क्योंकि जब ये हमारी हवा में डायरेक्ट जाते हैं तो हवा में नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड की जो है मकदार वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे शहरियों का खुली फ़िज़ा में जो है वो सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। इस वक्त जो लाहौर का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है आइंदा 24 घंटों में बारिश के कोई इम्कान नहीं बताए जा रहे। बारिश के कोई इम्कान 24 घंटों में नहीं बताए जा रहे। हाँ, अलबत्ता मौसम खुश्क रहेगा, रात के औकात में फंकी होगी, लेकिन दिन में अभी गर्मी पड़ रही होगी। तो आप सब मेरी तरह यही सोच रहे होंगे, आई एम श्योर, कि सर्दी कब आएगी। अब तो नवंबर की 22 तारीख हो गई, दिसंबर आने वाला है, लेकिन सर्दी का कोई अता पता नहीं है। बहरहाल जी, एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और नए बल्दियाती इंतज़ाम में इख्तियारात का तयन कर दिया गया है जी, और टोल टैक्स वसूली, सब्ज़ी मंडी का इंतज़ाम बल्दियाती इदारों के स्पुर्द। और टाइम कितना रह गया पीछे? सिर्फ 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर तक अभी मौजूदा जो बल्दियाती सिस्टम है वो काम करेगा। उसके बाद पता नहीं ये नए इलेक्शन कराते हैं या नहीं कराते हैं, लेकिन सिपरा साहब ये एक लॉन्ग फाइट, वॉर कह दें आप इसको, कि चल रही है, और अब फाइनली जो है वो थोड़े से इख्तियारात का तयन हो चुका है। देखिए, मैं और आम जो शहरी है वो बल्दियाती निज़ाम के हक में है, क्योंकि हमारे जो मसाइल हैं वो गली मोहल्ले के मसाइल हैं। हमने वहाँ पर जाकर उनका हल निकालना होता है। हमारे क्या मसाइल हैं कि तालीम, सेहत को हम साइड पर रख देते हैं कि गली में सीवरेज का सिस्टम, पीने का साफ़ पानी, गली हमारे घर को जाने वाला रास्ता अगर पक्का है, सोलंग उस पर लगा है नहीं लगा, अगर कहीं पर गटर के ढक्कन खुले हैं या सीवरेज का निज़ाम सही नहीं है तो इसको ठीक करना। ये क्या है कि हमारे ये मसाइल हैं, ठीक है। हम दूसरी चीज़ को छोड़ देते हैं कि महंगाई कहाँ पे है, मईशत हमारी कहाँ पे है। हम अगर एक छोटे से घर का जो मसला है वो ये मसले होते हैं। ये कौन हल करता है कि यूनियन काउंसिल के लेवल पर जब बल्दियाती निज़ाम होगा, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स मौजूद होंगे, तो हमारे पास जितने भी लोग हैं जो वोटर्स और सपोर्टर्स होते हैं, जो गली मोहल्ले की सियासत करते हैं, जो रात को बैठ के अपने उम्मीदवारों के बारे में बात कर रहे होते हैं, अपने उम्मीदवार को पकड़ना आसान होता है उनके लिए, क्योंकि वहीं उसी टाउन का, उसी मोहल्ले का, उन्हीं गलियों में रहने वाला उनका उम्मीदवार होता है, तो अपने मसाइल लेकर पहुंच जाते हैं। और अच्छा, अब ये क्या है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये भी होता है कि आपके मसाइल हल होने में टाइम भी लग जाए ना, तो आपको ये तसल्ली ज़रूर होती है, भाई कोई सुनने वाला बैठा है, हमारी सुनवाई हो गई है। बहुत बड़ा रिलीफ होता है आवाम के लिए कि कोई हमारे मसाइल सुन रहा है, कोई तवज्जो दे रहा है। वो हल जितने टाइम में होने हैं वो तो होने ही है। देखिए, आम जो शहरी है ना, उसका अप्रोच जो है वो ऐवानों तक नहीं है। हमारे आप पंजाब गवर्नमेंट के दफातर की बात कर लें, हमारे सेक्रेटेरिएट्स की बात कर लें, आम जो शहरी है उसको तो वहाँ पे सिक्योरिटी खड़ी होगी, वो तो सिक्योरिटी देकर या वापस चला जाएगा। अगर कोशिश भी करेगा तो सिक्योरिटी उनको नहीं जाने देगी जब तक अंदर से कोई चिट नहीं आएगी कि इंसाफ को आने दें। तो इस तरह हर शहरी के पास ना इतना टाइम है ना वो जाएगा। हमारे यहाँ बल्दियाती निज़ाम जिस तरह ये कह रहे हैं कि इतने सारे जो अख्तियारात हैं उनको दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये तो हमारे जो आम मामूलात ज़िंदगी हैं और जो आम मसाइल हैं वो तमाम अख्तियारात आपने उनको दे दिए हैं। इसमें टूल टैक्स जो है उसकी वसूली बहुत ज़्यादा हो गया। मैं अब इस पर क्या बात करूँ, रिंग रोड ही नहीं मान। उसके बाद ऑल्दो वो शहर के अंदर तो नहीं आता, वो तो एक प्राइवेट ठेका है, लेकिन देखें मेरी बात सुनो, 10 रुपए भी होता था, 10 रुपए भी होता था टाइम भी। और मेरा तो रास्ता ही वो है, रोज के एक साइड के सिर्फ 45 रुपए। देखे ना, बात यह है कि अच्छा टूल टैक्स आप उनको दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सब्जी मंडी।
सब्जी मंडियों के जो हालात है हमारे आपके सामने, बारिश हो जाए तो फिर वहाँ जाना आपके लिए महाल हो जाता है, हम वहाँ पर जा भी नहीं सकते। और मिडिल मैन भी अक्सर सब्जी मंडी में ही मौजूद होता है, जिस पर हम इल्ज़ाम क्या लगाते हैं, बल्कि बहुत दफ़ा ये साबित भी कर चुके हैं कि जो मुनाफाखोरी है, जो गिरा फरोशी है, वो उस मिडिल मैन की वजह से होती है। तो सब्जी मंडी का इंतजाम अगर उनके पास चले जाएगा तो शायद हालात बेहतर हो जाए। मेरे ख्याल में हो जाएंगे। देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि सराउंडिंग में जो जितने में बल्दियाती नुमाइंदे होंगे उनको पता होगा कि हमने चंद हज़ार वोट लेकर कामयाब होना है, तो इसलिए हमें उनके काम करने हैं, ये करेंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या आ रहा है, हाउसिंग स्कीम्स की हम बात कर रहे हैं। बहुत सारी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, हमारे लाहौर शहर में भी हैं, अतराफ में भी हैं, मज़ाफ़ात में भी हैं। जिसके पास ज़राई रकबा था, उसके पास चंद रुपए आए, उसने उनकी कटिंग की और डेवलपमेंट की, सड़कें बना दी, और किसी ने ट्यूबवेल का कनेक्शन ले लिया, किसी ने फार्म हाउस का कनेक्शन ले लिया, तारें बिछा दी, ले जी सोसाइटी यहाँ पे कट गई। ना LDA ने रोका, ना आपके जो जोन इंतजामिया उन्होंने रोका। वहाँ पे सोसाइटी कटने के बाद लोगों की जमा पूंजी आपने ली और प्लॉट्स उन्होंने खरीद लिए, उसके बाद कोई डेवलपमेंट नहीं। और आप सोचे सैकड़ों लिस्ट है मौजूद जो LDA अप्रूव्ड 400 के करीब है, 400 के करीब है जो सोसाइटीज जो अप्रूव्ड नहीं है, जिनके पास, जिनको ना बिजली मिल सकती है ना गैस मिल सकती है। अब बात रही कि जब यही नुमाइंदे होंगे या उनके इलाके में अगर एक चेयरमैन वाइस चेयरमैन के इलाके में अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी बनाना चाहता है और अगर ये इनके पास अख्तियार आ गया और इस पर अमल दरामद शुरू भी हो जाता है, तो आप देखिएगा कि प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो उस तरह कीमतें कम होंगी। लेकिन सिप्रा, मुझे क्योंकि हर बंदे की अप्रोच होगी कि वो इनके पास जाएगा और अपनी सोसाइटी वहां से क्लियर करवा लेगा, अप्रूवल ले लेगा। अब मैं यही बात करने वाली हूँ आपसे कि ये तो बराए नाम एक नोटिफिकेशन जो है वो उस तरह से जारी कर दिया जाता है। बराए नाम मैं इसलिए कह रही हूँ कि ऑन ग्राउंड क्या वाकई में पंजाब हुकूमत इरादा रखती है उन तमाम बल्दियाती इदारों को या बल्दियाती नुमाइंदों को ये इख्तियारात देने का, क्योंकि मेजॉरिटी का ताल्लुक अपोजिशन की पार्टी से है। और आपको पता है कि इसी वजह से ये बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं उनका टेन्योर ख़त्म किया गया, अदालत की तरफ से जब ऑर्डर आए तो फिर दोबारा जो है इनको बहाल किया गया। आपको लगता है एक्चुअली आपके तज्ज़िये में कि इख्तियारात दिए जाएंगे? अच्छा, मैं आपने दो बातें की, एक सियासी तौर पर उनकी वाबस्तगी और दूसरा ये कहा कि बल्दियाती बेसिकली बल्दियाती निज़ाम जो है किसी भी रियासत को, हुकूमत को एक्सपोज करने के लिए होता है। वो बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जो ढके छुपे होते हैं, लेकिन वो चीजें सामने आती हैं, अयां होना शुरू हो जाती हैं। सियासी वाबस्तगी अपनी जगह पर देखें, अख्तियारात। मैं असल में उस पॉइंट की तरफ आ रही थी कि ये जो डिसीजन हुआ है ना, ये आने वाले इलेक्शंस के लिए हुआ है। ये जो नेबरहुड काउंसिल बनाएंगे, ये जो मुसविदा उस दिन तैयार किया गया जिसमें नए तर्ज पर बल्दियाती इंतखाबात होंगे, तो ये जो 31 दिसंबर तक का टेन्योर है और ये जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं ना, इनको सरासर इग्नोर किया जाएगा, इनको कोई इख्तियारात नहीं मिलेंगे। अच्छा, एक और भी लिख रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन होने भी नहीं है, ये मुझे नहीं लगता। हाँ, मुझे नहीं पता। देखें, इस वक्त जो आप ज़िमनी इलेक्शंस के हालात देखे, आप बल्दियाती इलेक्शन में चले जाएंगे जहां आपके कैंडिडेट के कागजात भी मुस्तरद हो जाएं, तो ऐसे में और फिर महंगाई का शोर हो, हर तरफ से लोग परेशान हो, बिजली की कीमतें बढ़ रही हूँ। आज आपने 4 रुपए 75 पैसे की पिटीशन जो है फाइल कर दिया कि उसको फी यूनिट के हिसाब से इजाफा किया जाए। मुझे बताएं, इन हालात में आप गली में जाकर जाते जाते आप ये जो धमाका कर रहे हैं ना, 4 रुपए की समरी गई है, उन्होंने 2-3 रुपए बढ़ा देने हैं, या जैसे ही समरी जाती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मुझे हमारे एक दफा और बिजली का, मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, हमारे असाइनमेंट एडिटर अली अकबर साहब, मुझे उन्होंने अपना बिल भेजा, तो कहते हैं जी मेरे 7-8 यूनिट चले हैं और 3 मीटर हैं उसके, तो मेरा ये 1100 बिल आ गया। मैंने कहा इसमें फ्यूल प्राइस पढ़ लें कितनी है, 1008 रुपए फ्यूल प्राइस थी, तो सारा बिल तो वो हो गया। बिल्कुल सही है। जाते जाते सिप्रा साहब ने बता दिया जी, आइंदा आने वाले दिनों में एक और बिजली का झटका लगने लगा है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में, जो हर महीने हम कहीं ना कहीं भुगतते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया सिप्रा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, हेडलाइंस जानिएगा, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हमेशा हम बात करते हैं जब भी किसी रेगुलेशंस की, रूल्स की, रूल ऑफ लॉ से लेकर हेल्थ सिस्टम तक, तो हम हमेशा देखते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ को, ऐसी कंट्रीज़ जिन्होंने अपने सिस्टम्स को इतना मजबूत बनाया है कि वहाँ पर रहने वाले शहरी ना सिर्फ सिस्टम पर ट्रस्ट करते हैं बल्कि उसको फॉलो भी करते हैं, और ये उनके अपने फ़ायदे में होता है। ये अवेयरनेस है हर शहरी को। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान लैक करता है, लेकिन चूँकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं तो बहुत सी चीज़ें हम सीखते हैं, हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, ऐसे रूल्स, ऐसे मॉडल्स पाकिस्तान में लाने की कोशिश करते हैं कि हमारा भी सिस्टम मजबूत और इंटैक्ट हो। और ऐसे में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अपने एक्सपीरियंस की मद में, अपने डिफरेंट ओहदों की मद में वो ये रोल एक ब्रिज के तौर पर प्ले करते हैं। ऐसे ही एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक
पीटीआई से है जी। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई हैं वो न्यू जर्सी यूएसए, और फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिटी अफेयर्स भी रहे हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन यूएसए भी रहे हैं, और फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन न्यू जर्सी 2018 में भी रहे हैं। इस वक्त वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। अपने ट्रिप में वो मुख्तलिफ सजेशंस देना चाह रहे हैं, मुख्तलिफ तजावीज़ लेकर आए हैं कि कैसे हम अपने सिस्टम्स को वर्कर्स के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ ऐसे एक्सपोज्ड एरियाज़ में काम कर रहे हैं जहाँ पर उनकी सेफ्टी और हेल्थ को इंटैक्ट रखना बहुत ज़रूरी है, कैसे हम ये रेगुलेशंस बना सकते हैं, उसकी कंप्लायंस कर सकते हैं, और फिर इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस करके उसको एम्प्लॉय फ्रेंडली बना सकते हैं। इस पर बात होगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इमरान इकबाल साहब, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। ही CEO ऑफ एनवो यूएसए एनवो ग्लोबल ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा टाइम लिया मैंने ताकि टॉपिक को मैं समझा सकूं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि अवेयरनेस हम दें। आप खुद भी एक दफ़ा बताइएगा कि आपका मकसद क्या है और कैसे हम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ को यहाँ पर इंटैक्ट कर सकते हैं। देखिए, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी होती है कि जब आप वर्कर्स की सेफ्टी, उसकी हेल्थ और उस वेलफेयर को कैसे कंबाइन करके एक सिस्टम के अंदर ला के उनको सेफ करते हैं। और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वर्कर्स जो होता है या एम्प्लॉयर जो होता है उसके राइट्स होते हैं, और जो एम्प्लॉई होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। उन रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसा कि आपने बड़े इंट्रोडक्शन में बड़ी अच्छी तरीके से चीज़ को समअप किया कि चीज़ें इवॉल्व होती हैं, हम दूसरों से लर्न करते हैं, और हम ये डेवलप्ड कंट्री में ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई हैं, और अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान में भी उस लेवल पे नहीं हैं। और उसी की सिस्टम में कावश के सिलसिले में मैं यहाँ मौजूद हूँ, जिसमें मेरी मुख्तलिफ मीटिंग्स चल रही हैं, कुछ हुई हैं, कुछ होने वाली हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स पे यूनिवर्सिटीज़ के साथ, कुछ मैं प्रेसिडेंट अलवी साहब से भी मिला, उनसे भी बात हुई। पंजाब में मैं गवर्नर सरवर साहब से मिला, उनसे भी बात हुई। कुछ MNAs हैं, कुछ सेनेटर्स हैं, उनसे भी मिला। तो आइडिया यही है कि ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी में जो गैप इस मुल्क में मौजूद है उसको कैसे मेरे जैसे या मेरे जैसे और प्रोफेशनल मिल के उसको फिल कर सकते हैं, और गवर्नमेंट को ये कोई ऐसा मॉडल या कुछ ऐसी मेथडोलॉजी या कुछ ऐसे ऑटोनमस सिस्टम दें जहाँ पे गवर्नमेंट के पास या गवर्नमेंट के किसी इदारे के पास ये अथॉरिटी हो और वो फेडरल से सूबों में मुंतकिल हो। इवन दो कि 18वीं तरमीम के बाद ज़्यादातर चीज़ें सूबों में हैं, यही मुझे प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा कि हमारा इतना उसमें नहीं रहा, लेकिन उसमें फिर शोई सरवर साहब और सिंध में सेनेटर सलीम मांडीवाला साहब का नाम लेना चाहूँगा, मैं नाज बलोच साहब का नाम भी लेना चाहूँगा। उन्होंने हमसे मीटिंग की और बड़ी हमें जो है इंकरेजमेंट दी कि वो जो रोल होगा वो प्ले करेंगे। तो उसी सिलसिले में आगे बिल्कुल सर। अच्छा सर, यहाँ पे तो फिर कैटेगरीज भी आ जाती हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए डिफरेंट सेफ्टी एंड हेल्थ रेगुलेशंस हैं जो बनाने की ज़रूरत है। किस चीज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है, अगर इसके ऊपर काम किया जाए तो प्रायोरिटीज़ क्या हैं? बिल्कुल, आपने बड़ी सी बात की, क्योंकि मैं अमेरिका का मिसाल लूँगा तो वहाँ भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए अलग है, टेक्सटाइल के लिए अलग होगा, टेक्सटाइल स्पेसिफिकली होता है कि वो सब कुछ जनरल इंडस्ट्री के एक अम्ब्रेला में कवर कर लेते हैं। एग्रीकल्चर के लिए अलग है, एविएशन के लिए अलग है, मैरीटाइम के लिए अलग है। तो लेट्स कम टू द के अगर हम कंस्ट्रक्शन और जनरल इंडस्ट्री दो ही बड़े स्टैंडर्ड्स हैं उसको बात करें तो बेहतर है। कंस्ट्रक्शन में देखें पाकिस्तान में एक ना कि एक थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन एक बूम है कंस्ट्रक्शन का इंडस्ट्री का, और गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है। आपका CPEC चल रहा है, तो इस ऑल कंस्ट्रक्शन, तो उसमें रोज़ हाँ एक्सीडेंट होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज आ रही हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट या हमारा जो आश एक्ट पंजाब है या सिंध है उनको इफेक्टिव होना चाहिए, ताकि वर्कर्स को वो राइट्स मिल सकें और एम्प्लॉयर को पता चल सके कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो इसमें वो आपका जो क्वेश्चन था वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड जनरल इंडस्ट्री शुड बी द प्रायोरिटी। उसके बाद रेजिस्टेंस कहाँ आएगी? हम जब भी किस सिस्टम में चेंज लाने की कोशिश करते हैं तो आपको पता है कि सबसे पहला रिएक्शन या तो नो का होता है या रेजिस्टेंस का होता है। आई थिंक मैं इसको रेजिस्टेंस तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक इवॉल्वेशन होती है। अब मैं अमेरिका की बात करूँ तो अमेरिका 250 साल पुराना मुल्क है, तो उसमें जो इंडस्ट्री की जो असल स्टैंडर्ड ओशा के नाम से, ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी के नाम से आए थे, वो 1970s में आए थे। तो दैट टुक देम ऑलमोस्ट 175 ईयर्स टू फिगर इट आउट। तो अगर हम एक यंग मुल्क हैं, तो अगर उसमें अगर चीज़ अब भी हो रही है और 18वीं तरमीम में क्रेडिट जाता है जिसने भी ये किया था, लेकिन सूबों को इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। देयर शुड बी ऑटोनमस बॉडी समवेयर, देयर शुड बी जो एक सिस्टम होना चाहिए जो उसको रेगुलेट भी करे, फिर उस रेगुलेशन पे स्टैंडर्ड भी बनाए, फिर जब स्टैंडर्ड बन जाए तो फिर उनको इम्प्लीमेंट किया जाए और फिर उसकी ओवरसीज़ की जाए। फिर जो जिस इंडस्ट्री में वो चीज़ नहीं देती वहाँ पे आपको वायलेशन को साइट किया जाए, फिर उसको अकाउंटेबिलिटी का होल प्रोसेस। इवेंचुअली जो
मकसद है कि वो एक जिस तरह एक इंसान की ज़िंदगी का कि उसको बेसिक नेसेसिटी देनी है, इसी तरह आपने एक वर्कर को बेसिक नेसेसिटी देनी है। चाहे वो कंप्यूटर के सामने काम कर रहा है, किसी सर्वर रूम में काम कर रहा है, कि वो F-17 थंडर बना रहा है, जो कुछ भी इंडस्ट्री है उसको क्या एनवायरनमेंट से, क्या उसकी नॉइज़ से, कुछ और फायर से कोई हैजर्ड तो नहीं है। तो इवेंचुअली इंसान की ज़िंदगी बचाना मकसद है। बिल्कुल सही। लेकिन इमरान साहब, यहाँ पर होता क्या है, हम इंडस्ट्री के अलावा भी बात करें तो सेफ्टी के ऊपर कोई फोकस नहीं किया जाता। अक्सर हम ऐसे हादसा देखते हैं, लेस्को की ही मैं मिसाल ले लूँ कि लाइनमैन है या तारें ठीक करने गए, खुदा न खास्ता करंट लगा, मौका पर ही डेथ हो गई क्योंकि सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए थे। उस जान को बचाया जा सकता था अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए। सो इसके लिए क्या अलग डिपार्टमेंट आप सजेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट का इस पर रिएक्शन क्या है? वो करना चाहते हैं कि वर्कर फ्रेंडली बनाया जाए? इतनी हैवी मशीनरी में लोग काम करते हैं, अक्सर ऐसी रेडियोलॉजी वाली जगह, ऐसे रेडियो वेव्स वाली जगह, रेडिएशन वाली जगह पर काम करते हैं कि उससे आपकी हेल्थ इन अ लॉन्गर रन बहुत डैमेज हो जाती है। देखिए वो यही मेरा एक थीसिस पंजाब यूनिवर्सिटी ने मुझसे बेसिकली इनवाइट भी किया था और उन पे वहाँ पे वो दिया भी था कि ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी फ्रेमवर्क एंड द रोल ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इवॉल्विंग दिस। दुनिया में जब भी कोई काम चलता है, आई थिंक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और हम जैसे या और कुछ प्रोफेशनल्स और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस मिल के इस चीज़ को उठाती हैं। तो उसमें रेगुलेशन तो पास हो चुका है, ओके। अभी रेगुलेशन पे साइन होने वाले हैं पंजाब में, सिंध में किसी हद तक वो चीज़ हो चुकी है और जितना मेरा रोल है उसको स्टैंडर्ड मौजूद हैं। स्टैंडर्ड्स अब आप अमेरिका से ले लें, आप इंग्लैंड से किसी जगह से ले लें, स्टैंडर्ड मौजूद है। उनको अपने फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइन ट्यून करके हम जैसे प्रोफेशनल या किसी और को लेके, कमेटी भी है मौजूद है, उसमें कुछ मेंबर्स भी हैं और उनको अपने सिस्टम, अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक कट एंड टोन करके आप इन्फोर्स करें। यू हैव टू टेक अ नेक्स्ट स्टेप नाउ। ये बात है बस। लेकिन हाउ लॉन्ग डू यू टेक इट्स गोना? आई थिंक बहुत जल्द, आई थिंक इसी गवर्नमेंट की टेनोर में ये चीज़ें देखेंगी आप कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट भी होंगी, इनको चीज़ों को पब्लिक को अवेयरनेस भी दी जाएगी और इसकी अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। ये ज़रूर है, अकाउंटेबिलिटी भी आएगी, ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर सर ऐसा भी नज़र आता है कि हम तो यहाँ पर अभी फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगवाने के लिए ये इंडस्ट्रीज़ को पूरी तरह से कायल नहीं कर सके। इंडस्ट्रीज़ कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेती है, कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाल लेती है। सर देखें, मैं बात यह कि ये इस डीपर टॉपिक, पानी यहाँ है, ये तो एक बेसिक नेसेसिटी है जो आपने इंसान को देनी है। मेरी ज़ाती फलसफा थोड़ी सी ऑफ टॉपिक है कि एजुकेशन, हेल्थ, पीने का पानी और जुडिशरी, ये चीज़ें आपने हर इंसान को देनी है। तो इट्स नॉट ऑक्यूपेशन हेल्थ इशू, दैट्स अ सोशल फैब्रिक ऑफ अ सिस्टम कि जिसमें अनफॉर्चुनेटली हम लैक कर रहे हैं और उसमें एक चीज़ की ज़रूरत है, उसमें काम हो रहा है। पानी का एनवायरनमेंट बड़ा फैक्टर है। ये खुशी की बात है कि पाकिस्तान का जो लीडरशिप इस वक्त मौजूद है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, वो उस पर बड़ी बात कर रहे हैं, कुछ इनिशिएटिव भी ले रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अनफॉर्चुनेटली पिछले हफ्ते जो कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल, उसमें लाहौर वाज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। तो ये एक दिन में या एक साल 2 साल में नहीं हुआ। दैट्स द रिजल्ट ऑफ लास्ट 30 years व्हाट वी हैव डन, वी कट डाउन द ट्रीज। इमरान साहब, आप चूँकि इतना एक्सपीरियंस है आपका, अमेरिका का भी एक्सपीरियंस है, वहाँ पर आप काम करते हैं, प्रोफेशनल है और यहाँ पर आकर उस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपका प्रोफेशन है। लेकिन डू यू रियलाइज़ कि अगर जब तक हम अपनी गलतियों को, शॉर्टफॉल्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम डिनाइल मोड में रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आपने एक एग्जांपल दी है कि आपने एक कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल देखी जिसमें लाहौर वाज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। आप मिनिस्टर साहब से लेकर किसी भी पीटीआई के किसी भी अहदेदार से बात कर लें तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी स्मॉग नहीं है या पोल्यूशन नहीं है, ये सब फेक खबरें हैं, प्रोपेगेंडा। डिनाइल मोड में रहने से क्या कभी मसाइल हल हुए हैं? नहीं, डिनाइल से कभी मसाइल हल नहीं होते। ये बेशक पीटीआई हो, कोई और हो, you have to accept it and then take the responsibility. Exactly. That's what तभी आप पॉजिटिविटी की तरफ और बेहतरी की तरफ जाएंगे। देखें, अभी मैं उस कॉन्फ्रेंस में था तो हमारे एक मिनिस्टर साहब आए हुए थे, एडवाइज़र साहब, तो वो उसमें उनका भी कसूर नहीं है। एक सिस्टम हो ना, वो उन्होंने ये कहा जी हमने एक टास्क फोर्स है, वो उसमें 5 डिपार्टमेंट की एक टास्क फोर्स बना दी है। तो ही इज़ डूइंग फिनोमिनल वर्क, बट उसमें क्वेश्चन ये है कि आप 5 बंदों को इकट्ठा बढ़ा देना तो वो किसी एक पॉइंट पे एग्री नहीं कर सकते। सही बात है। तो हाउ कैन यू कन्वर्ज 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ दिस? तो फिर वो बात फिर वहीं जाएगी कि वी डोंट हैव एनी ऑटोनोमस बॉडी दैट ओवरसीज एवरीथिंग एंड देन फ्रॉम देयर इट ट्रिकल्स डाउन। जब तक वो नहीं लेके आएंगे आप, मसाइल होते रहेंगे। उसके स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, हर एनवायरनमेंट का सिटीज़ में चेक होना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड मीट कर रहा है, तो उसका ट्रिगर पॉइंट आए कि अच्छा ये हो रहा है, व्हाट कैन वी डू नाउ। अच्छा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ में एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, द वर्कर इज़ अवेयर, कि उसको खुद अवेयरनेस है
कि उसकी डिमांड क्या है। ये ऐसे भी चेंज आ सकता है कि आप कहें कि यहाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, हमें ये सेफ्टी गैजेट से लेकर सेफ्टी एनवायरनमेंट तक काम किया जाए, उस अवेयरनेस को भी बड़ा फोकस करने की जरूरत है। देखिए बहुत अच्छी बात की आपने, और दैट्स प्रॉपर्टी द वेरी क्रिटिकल थिंग। इसमें आपकी शुक्रगुजार हूँ, इस चैनल का शुक्रगुजार हूँ जिसने ये मौका दिया और यहाँ पे ये चीज़ चंद लोगों को पहुँचेगी। वर्कर्स के राइट्स हैं, दिस इज़ नो डाउट अबाउट, हर इंसान के राइट्स हैं। जो वर्कर यहाँ पे काम कर रहा है, जो इस कैमरे के पीछे बैठा है, उसके भी राइट्स हैं। और राइट्स आपके स्टैंडर्ड्स पे बेस करते हैं कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ प्रोफेशनल्स चीज़ें आपको बता देती हैं क्या है। इसी तरह एम्प्लॉयज़ के राइट्स होते हैं। और अवेयरनेस में जहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहाँ पे हम जैसे प्रोफेशनल मौजूद हैं, जहाँ तो एक तो कोई स्टैंडर्ड्स भी बॉडी नहीं है, एक और बॉडी की भी यहाँ पे ज़रूरत है। वो ये है कि जिस तरह हमारे, मैं क्रेडेंशियल लेके यहाँ पे मैं कहता हूँ मैं सेफ्टी प्रोफेशनल हूँ, तो मेरा कोई चेक नहीं है, मुझे कोई वेट करने वाला नहीं है। मैं अपने नाम के साथ कुछ भी लिख लूँ और मैं कहूँ 10 बंदे बैठा के मैं ट्रेनिंग शुरू कर दूँ। जिस तरह पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, जिस तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं नॉन प्रॉफिट और गवर्नमेंट लेवल पे, वो वेट करती हैं हर एक को। आपका न्यूज़ में भी कोई चीज़ ऐसी होगी। इस तरह इस शोबे में अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं है, जो मर्जी लिख के कहता है आए मेरे पास, मैं आपको ट्रेनिंग कर देता हूँ, लेकिन उससे क्रेडेंशियल नहीं होते। और आपका क्वेश्चन जो था वो ये है कि जो आवाम है या जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, यंग इंजीनियर्स हैं या वर्कर्स हैं, जब वो किसी जगह ट्रेनिंग के लिए जाएँ, या मैं उनसे मुखातब होकर कह रहा हूँ कि उस जो बंदा आपको ट्रेनिंग देना चाह रहा है, कुछ सर्टिफाई करना चाह रहा है, उसके क्रेडेंशियल को ज़रूर क्वेश्चन करें, उससे ज़रूर पूछें कि वे यू कम फ्राम, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, व्हाट्स योर एजुकेशन, व्हाट यू आर ब्रिंगिंग टू द टेबल। तो इससे जनरल अवेयरनेस भी पैदा होगी और उससे चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। थैंक यू सो मच इमरान साहब फॉर कमिंग इन, और आपकी ये सारे सजेशन ऑब्वियसली एक बेहतर पाकिस्तान के लिए हैं, एक बेहतर सिस्टम के लिए हैं। सो गुड लक फॉर दैट। आई रियली होप कि ये न सिर्फ बातें हों बल्कि एक्चुअली इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जो चंद सालों में हमें नजर आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। और सामने मैंने इसलिए किया कि मैं एकदम खिल गई, एक नई एनर्जी आ गई, और वो होता है जब आप प्लांट्स या फूलों के पास हो, वो चाहे आर्टिफिशियल ही क्यों ना हो, ऐसे खूबसूरत कलर्स और उनकी जो बनावट है वो कहीं ना कहीं आप में एनर्जी भी लेकर आती है। घरों में फूलों की सजावट कैसे की जा सकती है, कितनी ज़रूरी है, और अगर आप ओवर द बोर्ड या एक्सपेंसिव चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहते और घर पे कुछ क्रिएटिविटी करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। हमारे साथ होम एक्सपर्ट इरम नईम साहिबा मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामुअलैकुम आपा, थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ आवरी के लिए। और हमारे साथ फ्लोरिस्ट शाइस्ता खावर मौजूद हैं, जो आज हमें मज़े के खूबसूरत से फ्लोरल डेकोरेशन पीसेस जो है वो बनाना सिखाएंगी भी और बताएंगी भी कैसे बनाया जा सकता है। अस्सलामुअलैकुम शाइस्ता, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे, इरम आपा कितना ज़रूरी है घरों में फूलों की सजावट, और क्या इम्पैक्ट डालती है ये आपके? देखो, फूल तो वैसे ही कहते हैं ना, फूल सा चेहरा मुस्कुरा उठा, फूल तो चीज़ ही ऐसी कि इससे मुस्कुराहट आ जाती है, पॉजिटिविटी आती है। जिन घरों में पौधे और फूल लगे होते हैं, वो चाहे आपके पास जगह नहीं भी है, आप ग्रो कर सकते हो अपने प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स में भी, बाहर भी रख सकते हो। तो फूल लगाने बहुत ज़रूरी हैं घरों में, पौधे रखने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि आजकल ये बहुत सारे कोविड और इसकी वजह से बीमारियां मसाइल होते हैं, ये इनका भी हल है, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और इनसे एनर्जी भी मिलती है। तो इसलिए फूल जो हैं और इनके बुके हैं, या आप जो रोज़ सुबह, एक ज़माना होता था सीमन जब हम सब्ज़ी के साथ फूल भी ख़रीद लिया करते थे कि थोड़ी सब्ज़ी ली, थोड़ा से फूल भी लेके घर आ गए, तो एक बहुत मज़े का सुबह से लेके शाम तक घर में एक इन्वायरमेंट रहती थी, खुशी का एहसास होता रहता था। तो फूल तो बहुत ही ज़रूरी है ज़िंदगी का एक हिस्सा, बहुत ही ज़रूरी हैं। खूबसूरती के साथ तशबीह दी जाती है फूलों को, लेकिन वहीं पर बहुत से लोग समझते हैं कि जगह नहीं है, टाइम नहीं है, हम कैसे जो है वो गार्डनिंग या प्लांटेशन के ऊपर फोकस करें कि हमें फूल मिलें। तो ऐसे में आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स के ज़रिए भी ऐसे डेकोरेशंस कर सकते हैं जिनको देखने से ही आपको कहीं ना कहीं वो एहसास मिल जाता है। कितना ज़रूरी है शाइस्ता जी हम अपने घर की डेकोरेशन में इन चीज़ों को ऐड करें, और जो लोग नहीं रखना चाहते प्लांट्स या नेचुरल फूल, वो इस तरह से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं? जी, ये तो देखें आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आप देखें, मैंने एक कंटेनर के ऊपर, ये मेरा अपना बनाया हुआ कंटेनर है, ये खुद ही मैं बनाती भी हूँ। इसके अंदर आप देखें उसकी मरून कलर को मैंने कॉम्प्लीमेंट किया विद सेब। अब ये जो एप्पल्स हैं, मरून एप्पल्स, उसके साथ मैंने सिंपल साते स्टिक्स के साथ जो है ये एक स्ट्रक्चर सा बनाया, और उसके अंदर कंट्रास्टिंग कलर मैंने सनफ्लावर का यूज़ कर लिया। सो अब इस तरह से आपके पास अगर मटेरियल ज़्यादा नहीं है, कोई भी वाज लें और उसके ऊपर आप आराम से अपना
फूलों से नहीं तो सब्जियों से या फलों के साथ, उनके कलर्स के साथ भी यू कैन प्ले अप। तो इस तरह से आपके पास कोई लिमिट नहीं है एक्चुअली। कोई भी चीज़ खूबसूरत बनानी, इट्स ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी। कि आपको अब ये जिस तरह मुझे आज सुबह ये सेब नज़र आए तो मुझे इंस्पिरेशन हुई, मैंने कहा चलो इनको आज यूज़ करती हूँ। इतने मरून थे तो आपने कहा कि साथ ही उसको हाँ, और कंट्रास्टिंग कलर की बात ये कि आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे वो सेब खराब हुए आपने दूसरे जो है वो उसमें इम्प्लांट कर। अब ये इस तरह से है ना कि आप लोगों के लिए थोड़ी सी अट्रैक्शन भी होती है, एक ज़रा हट के रूटीन से कोई चीज़ हो, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बाकी ये मैंने और भी कुछ बनाए हुए हैं। दीज आर ऑल बाय द वे फ्रेश फ्लावर्स, मैंने आर्टिफिशियल नहीं यूज़ किए नहीं, और ये लोकली ग्रोन है। जबरदस्त। अच्छा इरमा, प्लांटेशन में आपके पास अगर हम घरों में फूल लगाना चाहें, फूलों वाले पौधे लगाना चाहें, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं और कम जगह पे भी आप मेक श्योर कर सकते हैं कि ये जैसे गुलाब है, ये तो हर तीसरे चौथे महीने डेवलप कर जाता है, खिल जाता है, ये लगा सकते हैं। फिर सदाबहार और ये तो गमले में भी लग जाता है। सदाबहार है वो तो सारा साल ही रहता है, उसमें अब तो बड़ी अच्छी क्रिएटिविटी हो गई है, नए कलर्स आ गए। पहले सिर्फ एक पर्पल सा होता था, वाइट, ब्लू, रेड सा, ब्लू बड़ा खूबसूरत सा लगता है। अच्छा, ये बहुत डिफरेंट कलर हो जाता है। उसके बाद जैसे नरगिस है, एक साल बाद निकलती है लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगती है। बल्ब्स हम इंडोर में भी कर सकते हैं, गमलों में लगा सकते हैं। इसके साथ साथ हम जो पनीरी आती है आजकल, अपेंजी आ जाएगी, ये जो हम शादियों पे यूज़ करते हैं, गेंदे के फूल, वो हम घरों में ग्रो कर सकते हैं। तो वो बड़ा खूबसूरत लगते हैं जब आप ये पेंजी और कुत्ता फूल और ये जो सब अब आ जाएंगे, जिनके हमने नाम खुद ही रखे हुए होते हैं, तो वो साथ हम इंडोर में भी रख सकते हैं छोटे गमलों के साथ, और बड़े पनीरी भी लगा सकते हैं अपने घरों के चारों तरफ। अच्छा शाइस्ता, आपने ये जो ऑरेंज वाला डेकोरेशन पीस बनाया है, ये कैसे बनाया आप? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगी ज़रा गैस करें कि व्हाट इज़ दिस मटेरियल। आप दोनों के लिए क्वेश्चन है। नहीं, आई डोंट नो, रस्सी टाइप वो जो ये राइस हस्क है। अच्छा। और उसके वो जो सिट्टे होते हैं, वो मेरे फादर लेकर आए थे फील्ड से। तो अगेन वही बात है, किसी ना किसी चीज़ से आपको कोई इंस्पिरेशन मिल जाती है, तो आई वांटेड टू यूज़ दैट। अब वो वैसे तो बड़े रफ और उस तरह से होते हैं, मैंने उसको वायर करके अपनी मर्ज़ी की शेप दे के इसको, अगर आपको क्लियर हो तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ। ये देखिए, उसको पूरे को मैंने जो है वो एक शेप दी है सारी। अब वो शेप में जो है एक मूवमेंट है, एक इसमें कंटेम्प्रेरी स्टाइल हो गया, और ये सारे जो हैं बर्ड ऑफ पैराडाइज हैं। दीज आर माय फेवरेट फ्लावर्स, और ये भी लोकली ग्रोन है। और उसके साथ मैंने इसके अंदर थोड़ा सा कलर और फर्दर उसमें लाइफ एक ऐड की है। तो ये एक तरह से आप देखें कि बिल्कुल ही एक लाइफ एंड डेथ वाला जिस तरह से कंट्रास्ट होता है, तो एकदम से उसके अंदर एक तरफ फूल, हाँ, और एकदम से उसके अंदर ये येलो का ऑरेंज कलर जो है उसको एकदम से एक ब्लॉसम्स और एक हैप्पी इफेक्ट दे रहा है। बिल्कुल एक है। और स्पेशली आजकल के मौसम में जी, क्योंकि फॉल भी चल रही है, थोड़ा ग्लूमी वेदर होता है और ग्लूमी सा फील भी होता है आपको, तो कलर्स के साथ जब आप प्ले करते हैं तो वो अच्छा भी लगता है। आप मौसम में कलर्स कितना मैटर करते हैं कि आपके घर के डेकोरेशन की चीज़ें या फ्लावर्स जो हैं वो कौन से कलर्स के? ये जिस तरह से अब सर्दियाँ हैं तो हमें डार्क कलर अच्छे लगते हैं, तो ये देखिए ये डार्क कलर में ऑरेंज ग्लो कर गए हैं। इसी तरह अब ये सनफ्लावर भी डार्क कलर में आ जाएंगे। तो गर्मियों में आप देखें वो छुई मुई और दूसरे होते हैं वो कितने लाइट कलर में होते हैं। हाँ। तो सर्दियों में अल्लाह कुदरत की तरफ से हमें डार्क कलर के फ्लावर्स मिलते हैं, तो अच्छा लगता है कि आप रखें। और दूसरा मैं आपको एक रेमेडी, तो अगर एक चुटकी सोडा या एक चुटकी नमक या फिर एक डिस्प्रिन की गोली डाल दें तो ज्यादा देर तक वो खिले रहते हैं। एक और भी चीज मैं इसमें ऐड करूंगी, अगर आप इसके अंदर थोड़ी सी वो 7 अप जो होती है, एग्जैक्टली वो भी बड़ी अच्छी आजकल सोडा भी डाल दें बीच में तो वो भी बड़ा अच्छा हो जाता है। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाने, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। फूलों की, कलर्स की और ख़ूबसूरत डेकोरेशन पीसेस की हम बात कर रहे हैं जो आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं, और इसके लिए आपके पास कोई भी मटेरियल हो, यू जस्ट हैव टू बी क्रिएटिव कि आपने कैसे यूज़ करना है। और बहुत से आइडियाज़ होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको इंस्पायर कर देती हैं। शाइस्ता जी, आपसे बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक और डेकोरेशन पीस आपके पास मौजूद है जिसमें आपने येलो फ्लावर्स जो हैं वो यूज़ किए हैं। इसको कैसे बनाया है? एंड सिंस यू आर अ टीचर एज वेल, आप ना सिर्फ खुद बनाती हैं बल्कि सिखाती भी हैं, तो ज़रा बताइएगा हमारे नाज़रीन।
ये जो है ये एक आप कह लें ये खुद से मैश क्रिएट किया हुआ है और ये राउंड शेप इसकी डिस्क की दी है और इसके अंदर भी अगेन मैंने कलर्स के साथ प्ले अप किया हुआ है। आप ये देखें ये ब्लू है, वो येलो है, फिर ग्रीन टच उसके अंदर थोड़ा दिया और फिर इसको थोड़ा सा फॉर्मल इफेक्ट देने के लिए ये जो मेरी ट्विग है इसको मैंने सिल्वर किया है। सो ये ओवरऑल आप सिल्वर इसकी करने के लिए देखें आपने क्या मटेरियल ये सिंपल मैंने जो स्प्रे पेंट होता है क्रोम मैंने वो किया है इसको। तो अब ये वो लकड़ियाँ हैं जो आपके गार्डन वेस्ट काउंट होते हैं और जिसको मतलब लोग ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते, मैं उसको प्रोसेस करती हूँ, उसको क्लीन करवाती हूँ और करके तो फिर ये पूरा इस तरह से अच्छा, नॉर्मली ये लोग सोचते हैं कि अगर हम रियल फ्लावर्स यूज़ कर रहे हैं या रियल जैसे प्लांट आपने यूज़ किया ये पौधे ग्रीन लीव्स भी, तो ये तो ख़राब हो जाते हैं थोड़े अर्से बाद, तो इतनी मेहनत करके हम ऐसे कैसे करें, उसके लिए क्या कहते हैं? देखिए एक तो ये कि इसको थोड़ा सा आप केयर करें तो ये भी आपको कुछ टाइम निकाल जाते हैं और प्लस ये कि इसके अंदर इतनी कोई बड़ी डील नहीं है, यू कैन रिप्लेस देम। अब ये 2-3 पत्ते आप आराम से अपने गार्डन से यूज़ कर सकते हैं, फूल यूज़ कर सकते हैं और अदरवाइज़ यू कैन यूज़ आर्टिफिशियल फ्लावर्स फॉर योर डेकोरेशन, क्योंकि इससे ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फ्रेश के साथ ही हो, आप फूल और डिज़ाइनिंग आपकी ज़रा सी भी कोई 2-4 चीज़ों को भी आप यूज़ कर लें, वो ओवरऑल आपको एक बड़ा प्लेजेंट इफेक्ट देता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो ओवरऑल बड़ा प्लेजेंट इफेक्ट देते हैं और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि लोग प्लांट्स को अब कोशिश करते हैं कि हम बाहर रखें और इंडोर जो डेकोरेशन है वो कलर्स के साथ भी कर सकें। रमाबा आपकी तरफ हम आएंगे, सर्दियों के प्लांट्स में फ्लावर्स बड़े मैटर करते हैं, मतलब पूरा दरख्त झड़ गया और सिर्फ फूल लगे हुए हैं ऐसे, उससे भी आप इंस्पिरेशन लेकर होम डेकोरेशन के लिए कुछ कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ये देखें ये जो इन्होंने ऑरेंज वाला लगाया हुआ है ये आपको नहर के पास सारे कहीं ना कहीं नहीं, ये वो नहीं है ये बर्ड ऑफ पैराडाइज है, वो डेली लीव्स होते हैं जो भी वो इसी तरह के हैं। टॉकिंग अबाउट कलर्स के इस तरह के बहुत से फूल आपको एक्चुअली नजर आते हैं और जब आप बेसिकली तो हो आप जब क्रिएटिविटी दिखाते हैं तो कोई भी चीज आप ये देखिए माल रोड पे देखिए सारा एकदम से ऊपर कोई दरख्त नहीं है और नीचे फ्लावर्स खिले हुए होते हैं तो बड़े खूबसूरत लगते हैं। सर्दियों में बल्ब्स उगते हैं तो बल्ब्स जो होते हैं वो 8 से 10 दिन 15 दिन तक ग्रो करते रहते हैं, चलते रहते हैं। जैसे मैंने नरगिस ही बताया आपको कि काफ़ी दिनों तक आपके वाज में रुक जाता है। तो ये सर्दियों के फ्लावर्स अल्लाह ताला ने इस तरह से क्रिएट किए कि कुछ दिन तक आपके घर के अंदर रह जाते हैं। अच्छा, चूँकि सिंस यू आर होम एक्सपर्ट एंड हम डेकोरेशन की भी बात कर रहे हैं, कहाँ पर क्या रखना है ये कैसे डिसाइड? हाँ, ये बहुत ज़रूरी होता है। डाइनिंग टेबल, रूम। एग्जैक्टली, जब हम एक डिनर कर रहे हैं और सिट डाउन डिनर है तो उसमें हम खड़े वाले फ्लावर्स नहीं रख सकते, उसमें ले आउट वाले होने चाहिए ताकि हम अपने सामने वाले से बात कर सकें। इसी तरह ड्राइंग रूम की जो सेंटर टेबल होती है उसमें हमेशा बुके जो होता है वो खिला हुआ होना चाहिए, ना कि वो ऊंची स्ट्रिंग्स के साथ और बड़े वाले लंबे वाले पौधे उधर रखे जाए। लंबे जो इस तरह से स्टाइलिश होते हैं वो साइड पे या किसी और जगह पे इनको परफेक्ट कॉर्नर अरेंजमेंट्स होते हैं। लेकिन जब आप आमने सामने बैठते हैं तो उस वक्त, और स्पेशली जब लॉन्च में बात आती है तो वहाँ के लिए मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि आजकल लीमू होते हैं और छोटे वाले माल्टे होते हैं, छोटे छोटे किन्नू जो लगे होते हैं, उनकी भी आप डेकोरेट करें तो उससे एक बास्केट बनती है। प्लस आप न्याज़बो की बास्केट बना के साथ रखें तो मतलब उस बास्केट में न्याज़बो भी ऐड करें तो मच्छर और मक्खी भी नहीं आती। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है जी। और ये वो पौधे हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि अगर आपके गार्डन में, आपके घर में कहीं पर न्याज़बो का पौधा है तो मच्छर और मक्खियाँ जो हैं। इसी तरह पुदीने को भी हम यूज़ कर सकते हैं, पुदीना भी रख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और बड़ी प्यारी स्मेल देता है तो उसे घर में अच्छी सी स्मेल भी आती रहती है। तो ये हम सब्जियाँ, ये पौधे हम अपने घर में इस तरह से डिकोर कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी सेंस होनी चाहिए। शायद जी कलर्स के साथ प्ले करना, और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत सी चीज़ें यूज़फुल भी हो सकती हैं ना सिर्फ फॉर डेकोरेशन हो, जैसे आपने पहले भी कहा आपकी एक फ्रूट डेकोरेशन एप्पल्स के मद में है, सब्जियों को भी यूज़ कर सकते हैं, इस बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। देखिए ये सारा डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट में। अब जिस तरह मैं इंटीरियर्स करती हूँ, एक्सटीरियर्स भी करती हूँ, तो उसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि किस कॉर्नर पे किस तरह का, अब उधर का कलर स्कीम क्या है। अब अगर वाइट है और वाइट फ्लावर्स के साथ आपने अरेंजमेंट बना दिया तो वो नज़र ही नहीं आएगा। सो यू हैव टू प्ले अप विद द कलर कंट्रास्ट। अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है, जैसे इन्होंने कहा कि आप लंच के लिए करें, डिनर के लिए करें या किसी कॉर्नर के लिए करें, उस जगह के हिसाब से फिर अक्सर आप देखें, अक्सर घरों का किसी का ट्रेडिशनल स्टाइल का सारा लैंडस्केप वो इंटीरियर्स होता है, किसी का कंटेम्प्रेरी होता है। अगर कंटेम्प्रेरी पूरा आपका डिज़ाइन है और उसके अंदर आपने एक ट्रेडिशनल सा फ्लावर अरेंजमेंट रख दिया तो वो बिल्कुल ही आउट ऑफ प्लेस लगेगा। बिल्कुल। सो यू हैव टू कंसिडर सो मेनी थिंग्स। अब मैं जब किसी क्लाइंट के लिए काम करती हूँ तो मैं ये देखती हूँ
कि उसके पूरे ड्राइंग रूम के कलर स्कीम क्या है, उसमें क्या कलर्स मुझे ऐड करने चाहिए, फिर उसका स्टाइल किस किस्म का है, उसके हिसाब से मैं फिर, क्योंकि मैं कंटेम्प्रेरी, मॉडर्न, इकेबाना, ट्रेडिशनल सब में काम करती हूँ, तो उन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन सेट करके और फिर किस हाइट की चीज़ चाहिए। आपने एक कॉर्नर पे कोई चीज़ रख दी है, बिल्कुल छोटी सी हाइट में बना दी है, वहाँ पे आपको 3 फुट का बनाना चाहिए था, 2 फुट का बनाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सपर्ट्स जो हैं इन सब चीज़ों के साथ प्ले अप करते हैं। बिल्कुल, इन सब चीज़ों के साथ प्ले अप करते हैं और बाकायदा आगे सिखाते भी हैं। इरम आपा, एक मैसेज जो आप देना चाहें शॉर्ट प्रिसाइज सा, वो क्या होगा लाहौर में? फूलों के हवाले से तो मैं कहूँगी कि फूल जो हैं जब हम अपने घर में मेन एंट्रेंस पे रखते हैं तो आने वाले मेहमानों को हम वेलकम करते हैं एक खूबसूरती के साथ, उनकी खुशबू के साथ, और इस तरह से तो बहुत अच्छा सा इफ़ेक्ट होता है। जब घर के फ़र्द जो सारा दिन ऑफिस से थके हुए आते हैं तो मेन एंट्रेंस पे फूल देख के एक अच्छा सा एहसास होता है। तो मेन एंट्रेंस पे ज़रूर फूल रखिए। बाकी घर में तो अच्छे लगते ही हैं, लेकिन फ्रेश फूल जो है वो मेन एंट्रेंस, मतलब आप घर जाएं और आपका इस्तेमाल फ्रेश फूल करें तो कितना मजा आएगा। कलियां होती हैं, सुबह सुबह में कलियां मिल जाती हैं और वो एहसास भी बहुत जबरदस्त होता है। थैंक यू सो मच इरम आपा एंड थैंक यू शाइस्ता जी आपकी तशरीफ आवरी के लिए। एंड आई एम श्योर आपको बहुत से पॉइंट्स मिल गए होंगे कि कैसे आपने अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है और घर को अपने और बेहतर बनाना है और अपनी क्रिएटिविटी को ऐसे मॉडल्स की सूरत में सामने भी लेकर आना है। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मेरे पास हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है आज ही। फूलों के बाद अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जी, हमारे पास डेयरी मिल्क की कुछ प्रोडक्ट्स पड़ी हैं और हमेशा कहती हैं कि अच्छाई बांटना अपने इर्द गिर्द के लोगों में आपको खुशी देता है और छोटे छोटे एक्शंस हैं जो ये खुशियाँ बढ़ा देते हैं। आप मिल बैठकर आपस में सिर्फ बात कर लें, 2 पल जो है वो खुशी के गुजार लें, तो उसमें जो है वो आपको एहसास होता है कि हम जिंदगी में जो भी कुछ कर रहे हैं वो इन चीज़ों के लिए ही कर रहे हैं। लव्ड वंस के साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हैं, बातें शेयर करते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे जेस्चर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी ज़िंदगी को बेहतर करने में, पॉजिटिविटी की तरफ जाने में। और कैडबरी डेयरी मिल्क जो है वो भी यही मैसेज लाता है। और मैं ये जो बॉक्स ऑफ हैप्पीनेस है ना, ये खोलने लगी हूँ और इसमें मेरे पास है कैडबरी की बबली मिल्क चॉकलेट। और प्रोड्यूसर साहबा ने मुझे कहा था कि आप खा सकती हैं, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, आप सबके सामने खाऊं और थोड़ी सी, क्योंकि इतनी बातें करती हूँ मैं आपके साथ, इतनी खुशियाँ जो है वो स्पेंड करती हूँ, तो क्यों ना ऑन स्क्रीन जो है हम ये टुगेदरनेस और खुशी जो है वो सेलिब्रेट करें। और अगर अभी तक आपने जिसे कहते हैं ना कि ये नहीं सोचा था कि छोटे छोटे जेस्चर कितने मैटर करते हैं, तो कैडबरी के इस मैसेज को आगे लेकर जाइए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और यकीन जानिए कि ये सिर्फ ना उनकी खुशी का बायस बनेगा बल्कि आपके लिए भी इसमें बहुत ज़्यादा ढेर सारी एनर्जी और खुशी पैदा होगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे जी और अपने सेगमेंट की तरफ चलेंगे। सबसे पहला सेगमेंट शामिल करते हैं आज के भाव। मायदा हमारे साथ मौजूद है। मायदा बताइएगा इस वक्त मंडी की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, मैं इस टाइम जो है टाउनशिप सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं कुछ रेट्स भी शेयर करूँगी आपके साथ, लेकिन उसके साथ पहले बताती चलूँ आज जो सब्जियों के रेट है उनमें उतार चढ़ाव जो है वो जारी है। सब्जियों के रेट जहाँ पर कम होते हैं तो दूसरी सब्ज़ी जो है वो आसमान से बातें करना शुरू कर देती है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ सब्जियों के रेट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। प्याज जो है वो 33 से 35 रुपये यहाँ पर फ़रोख्त हो रहा है और प्याज दर्जे दोम जो है वो यहाँ पर 26 से 28 रुपये भी फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर जो है अव्वल दर्जे का 120 से 125 रुपये फ़रोख्त हो रहा है और दोम दर्जे का जो है 110 से 115 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर जो है आजकल वैसे ही आसमानों से बातें कर रहा है। इसके साथ जो है वो लहसुन है 155 से 160 रुपये तक पहुंच चुका है। ये वो गरम मसाले हैं जो हमारी हांडी में आमतौर पर हर घर में इस्तेमाल किए जाने वाले। इसके बगैर तो सब्जियां और इसके बगैर जो हांडी है वो पकनी ही बेकार है। जब ये ही नहीं होंगे तो टेस्ट भी नहीं आएगा। और इसके साथ जो है लहसुन जो है वो 275 से 285 तक उसकी जो कीमत है वो जा पहुंची है। और जो अदरक चाइना है वो जो है ये
315 से 325 रुपए जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ आलू की बात करें तो आलू जो है वैसे ही हर सब्ज़ी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, इसके बगैर तो वैसे ही कोई हांडी जो है वो कंप्लीट होती ही नहीं है। ये भी 66 से लेकर 69 तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। और जो दोम दर्जे का आलू है वो 60 से 63 तक वो भी फ़रोख्त हो रहा है। और इसके साथ मेथी जो है वो 80 रुपये से कम होकर, उसकी कीमत में वैसे थोड़ी सी कमी आई है, कम होकर 50 से लेकर 55 तक वो फ़रोख्त हो रही है। और इसके साथ जो है भिंडी 120 रुपये, शलजम जो है वो 50 रुपये और करेले जो है वो 80 रुपये फ़रोख्त हो रहे हैं। और उसके साथ जो है बैंगन 45 से 47 तक फ़रोख्त हो रही है। पालक जो है 30 से 32 रुपये फ़रोख्त हो रही है। और इसी के साथ टिंडे फार्मी जो हैं ये जो है वो 52 से 60 तक जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसके साथ शकरकंदी जो है वो सर्दियों की बहुत अच्छी सौगात होती है, लोग इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। और ये बाहर वैसे भी आम रूटीन में जो है, अब तो सर्दियां हैं और सड़कों पर ये आम जो है वो नज़र आ रही होती है। इसकी कीमत भी जो है वो 80 से 90 रुपये फ़रोख्त यहाँ पर की जा रही है। ये वो सब्जियों के रेट हैं जिनमें उतार चढ़ाव तो जारी है, लेकिन इसके साथ जो है हमारे सफ़ेद पोश तबके को जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जब वो यहाँ सब्जियाँ लेने आते हैं तो वो कानों को हाथ लगाना शुरू कर देते हैं कि इतनी महंगी सब्जियाँ जो हैं वो यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही हैं। उनकी हुकूमत से ये बर वक्त अपील है कि सब्जियों की कीमतों में जो है वो बर वक्त कमी की जाए, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए ताकि गरीब घर के चूल्हे भी जो है बासानी चल सकें। जी माहिदा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। मीट रेट्स की बात करें नाज़रीन तो आज के भाव में हमारे पास बीफ जो है जेनिथ शॉप पर आपको मिलेगा 630 रुपये किलो में और बीफ कीमा है 735 रुपये। मटन आपको मिलेगा जी 1450 में, मटन कीमा है 1585 रुपये। ग्रामीण रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 251 रुपये में और उसका बना हुआ गोश्त है 364 रुपये। और इसके साथ अंडों की कीमतों की बात की जाए तो रिटेल पर अंडे हैं 185 रुपये दर्जन, होलसेल पर 183 रुपये और गोरमे पर अंडे अवेलेबल हैं 184 रुपये दर्जन। और अब बचत बाजार शामिल करेंगे। बचत बाजार में सेल्स की बात करते हैं जी तो सबसे पहले आपको बताएं कि जो हमारे पास सेल्स लगी हैं वो हैं जी रंगजा पर आपको 50% तक ऑफ मिलेगा। और इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहूंगी। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।